हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट की जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उसकी एक श्रृंखला लेके आ रहा हूँ। और यह श्रृंखला जो है प्रति एक वीडियो में जो है आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से 5 वीडियो में एक जो पेपर है वो आपको पूरे हो जाएंगे। मतलब एक पेपर में जो है कि सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 के हिसाब से 5 वीडियो में आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है कि मैं आप लोग को जून 2012 में जो पेपर हुआ था यूजी नेट का, उसको शामिल किया हूँ। जिसका पहला प्रश्न है आपका कि अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका सागरीय अपर्दन, बी ऑप्शन पवन अपर्दन, सी नदी अपर्दन और डी हिम नदी अपर्दन। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नदी अपर्दन। दोस्तों, नदी द्वारा अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहा जाता है। इसे सामान्य चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहते हुए जो जल है ना, उसका कार्य अन्य अपर्दन के साधनों से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 हम लोग जो है कि देखते हैं कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है आपका ज्वारीय बल, ऑप्शन बी है आपका संबंध धाराएं, ऑप्शन सी आपका तनाव बल और ऑप्शन डी दबाव बल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका आंसर ए ज्वारीय बल। दोस्तों, जो जलवायु भूगोलवेत्ता वेगनर जो थे, इन्होंने ये अपना सिद्धांत 1912 में प्रतिपादित किया था। लेकिन इस सिद्धांत की जो विवेचना है वह 1915 तथा 1920 में हुई थी। वेगनर के अनुसार जब पंजिया का विभाजन हुआ तो उसमें 2 दिशा में प्रवाह हुआ, एक उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर। यह प्रवाह 2 प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए थे। एक उत्तर जो या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ था वह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ था, जबकि महाद्वीपों का पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ था उसका कारण जो वेगनर ने सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना था। ठीक है। और चंद्रमा की जो भ्रमण गति है वह तीव्र होने पर यह बल अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, इसका मिलान जो हम देखें तो यह जो है चौथे के साथ इसका मैच हो सकता है कि प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। जो दूसरा है टार्न, टार्न जो है टार्न का मिलान 1 से हो सकता है, यानी सर्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर। और तीसरा एस्कर जो है, इसका मिलान अगर हम करें हम लोग तो इसमें जो दूसरा है सूची 2 में निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक, इसके साथ इसका मैच हो जाएगा। और अंतिम जो चौथा है ड्रमलिन, तो ड्रमलिन का मिलान जो है हिम गोलास्म मृतिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी के साथ हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन जो सी है आपका 4, 1, 2, 3 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। ए कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, बी पुराजीवी महाकल्प, सी मध्यजीवी महाकल्प और डी नवजीवी महाकल्प। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी नवजीवी महाकल्प, क्योंकि स्थलाकृतियों का अधिकांश जो भाग है वह नवजीवी महाकल्प का है। और 6.3 करोड़ वर्ष पहले से लेकर आज तक की संपूर्ण अवधि इस महाकल्प के अंतर्गत आती है। कुछ विद्वान इसे न्यूजैविक के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 5वां प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में ए है आपका कृष्णा नदी, तो जो कृष्णा नदी है इसका जो मिलान है
वह आपका जो है भीमा नदी से हो जाएगी, यानी सूची 2 के चौथे से। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका तीस्ता नदी से, ठीक है। और गोदावरी जो नदी है उसका इंद्रावती से। और बची यमुना, तो यमुना जो है चंबल नदी, ठीक है। यानी यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल नदी, ठीक है। तो इस तरह से जो नदियों की सहायक नदियां हैं उनका मिलान अगर देखा जाए तो हमारा जो है ऑप्शन ए यानी 4, 3, 2, 1 जो है ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6ठा नंबर, क्षोभ मंडल में वायु में गति यानी संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। ऑप्शन ए सौरपन, ऑप्शन बी संवहन धारा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी वायुदाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का वो होगा आपका संवहन धारा, यानी ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल में जो वायु की गति है वह संवहन धारा द्वारा प्रभावित होती है और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे सघन तथा निचली परत होती है, ठीक है। और इसी मंडल में वर्षा, बिजली का चमकना, चक्रवात, तूफान, कोहरा तथा बादल निर्माण जैसी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर है कि वायुदाब के मापन की इकाई है। ए डिग्री, बी समदाब रेखा, सी मीटर प्रति सेकेंड और डी हेक्सा पास्कल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी हेक्सा पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ए है फेरल सेल। फेरल सेल का अगर हम मिलान करें तो ये जो है सूची 2 के तीसरे यानी पश्चिमी वायु से इसका मैच हो सकता है। जैसे हेडली जो सेल होता है इसका मिलान करें हम लोग तो ये जो है व्यापारिक वायु के साथ इसका मिलान हो सकता है, ठीक है। और पोलर सेल जो है इसका मिलान हम लोग करें तो यह जो है पूर्वी पवन के साथ इसका मैच हो सकता है, ठीक है। और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है इसका अगर मिलान करें तो ये जो है पहला जो है सूची 2 का पहला जो है निर्वात प्रदेश है, इससे इसका मिलान हो सकता है। इस आधार पे हम देखें तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, ऊर्जा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है। ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी अववहन, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी अपक्षरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी अपक्षरण। अपक्षरण जो है यह जो है ऊर्जा स्थानांतरण की कोई क्रियाविधि नहीं है, बाकी सब क्रियाविधि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन यानी गति को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है, ठीक है। अब इसका जो कारण है आर, यह कहता है कि जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। अब चलिए देखें कौन इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए है आपका कि ए सही है परंतु आर गलत है, बी ए गलत है परंतु आर सही है, सी ए और आर दोनों सही है और डी ए और आर दोनों गलत है। तो अगर इसका हम उत्तर देखें, ठीक है, तो जो दोनों उत्तर हैं अभिकथन ए और अभिकथन कारण आर ये दोनों आपके सही होंगे, यानी सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि स्थिर वायु जो होती है वो ऊर्ध्वाधर संचलन गति को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ऊपर चढ़ती है, ठीक है।
और जब स्थिर वायु ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है, ठीक है, तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों ए और आर जो हैं ये दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है। ऑप्शन ए अगुलहास, ऑप्शन बी अल नीनो, ऑप्शन डी अम्बोल्ट और ऑप्शन डी कैनारी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हम्बोल्ट। दोस्तों प्रशांत महासागर के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अपवेलिंग से उत्पन्न दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो ठंडी धारा होती है उसको हम पेरू धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रख्यात जो भूगोलविद हम्बोल्ट थे उन्होंने इस धारा की खोज की थी, इसीलिए हम पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 12वें नंबर, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए ज्वारीय वेधन, ऑप्शन बी ज्वारीय अवधि, ऑप्शन सी ज्वारीय रेंज और ऑप्शन डी ज्वारीय लहर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी ज्वारीय रेंज, ठीक है। अब ज्वारीय रेंज किसे कहते हैं? तो उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को ज्वारीय रेंज कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 है कि पौधों एवं पशुओं का ग्राम्यन किस युग में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल और ऑप्शन डी पूरा पाषाण पूर्व काल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन सी नवपाषाण काल। पशुओं तथा मानव का जो ग्राम्यन है वह नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए स्वपोषी, अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बी है जो विषमपोषी, जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और सी है शाकाहारी, वो जीव जो पौधे तथा पशुओं का भोग करते हैं। और डी है आपका मृतभक्षी, यानी मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। जो सी है ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो जीव जो पौधों का भोग करते हैं उन्हें जो है शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी भित्ती, ऑप्शन सी निमग्न द्वीप या गुयाट और ऑप्शन डी जो है किनारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी निमग्न द्वीप यानी गुयाट। अब देखिए गुयाट कहते किसे हैं? तो समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर होता है, ठीक है, निमग्न द्वीप गुयाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे जो है अंतरसागरीय चबूतरे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए पी हैगेट, जिनकी पुस्तक का नाम जियोग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस है। ऑप्शन बी पी जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, ऑप्शन सी जीपी मार्स एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी और ऑप्शन डी एबलर, एडम्स एवं गोल्ड, जिनकी पुस्तकों का नाम है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन सी जीपी मार्स, ठीक है। जीपी मार्स की जो पुस्तक है उसका नाम है मैन एंड नेचर, ठीक है। आगे कोई बढ़ते हैं, बाकी सब सही था। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक इडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है।
ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक यानी विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है। ऑप्शन सी क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हार्टसॉन थे। और ऑप्शन डी, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरलाजी से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक यानी विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए निश्चयवाद, ऑप्शन बी रुको और जाओ निश्चयवाद, ऑप्शन सी संभववाद और ऑप्शन डी संभववाद। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संभववाद। ठीक है, और यह संभववाद विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल रिबलास थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 19, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया था। ऑप्शन ए वॉल्टन, ऑप्शन बी ग्रेगरी, ऑप्शन सी किर्क और ऑप्शन डी जॉन्स्टन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी किर्क। दोस्तों विलियम किर्क ने भूगोल में व्यवहारवादी जो है वातावरण पर जोर दिया है। ठीक है, और व्यवहारवाद का मूल तत्व यह है कि किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए वहाँ के निवासियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण एवं पर्यावरण से उनकी अंतर्क्रिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना अनिवार्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर निकलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए शेफर, ऑप्शन बी हार्टसॉन, ऑप्शन सी रिस्थोफेन और ऑप्शन डी बैरोज। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी बैरोज। ये जो बैरोज महोदय हैं ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और इन्हें मानव पारिस्थितिकी संकल्पना का प्रतिपादक भी माना जाता है। उन्होंने मतलब बैरोज महोदय ने कहा था कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन है। मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन नियतिवादी संदर्भ में नहीं बल्कि प्रकृति की व्याख्या या जीवन के जाल में मानव के स्थान की व्याख्या के रूप में किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि 20 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला थी यह पूरी हो गई। आप लोग प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।